हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग विक्रमादित्य प्रथम पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो वातापी का चालुक्य वंश हमारा चल रहा है, उस पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पुलकेशिन द्वितीय के बारे में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हम लोग पढ़े थे और हम लोग अंत में देखें कि नरसिंह वर्मन द्वारा जो पल्लव वंश का शासक था उसके द्वारा पराजित हुआ, और ये भी कहा जाता है कि पराजित होने के बाद उसका जो अंत रहा बहुत दुखद रहा, ठीक है। तो जब अंत दुखद रहा तो जाहिर सी बात है जो चालुक्य वंश का राज्य था वह क्या हुआ कि एक तरह से छिन्न भिन्न हो गया, और जो उसके सामंत थे, जो उसके उत्तराधिकारी थे, उन लोगों ने मौका उठाकर, उस मौके का फ़ायदा उठाकर इन लोगों ने क्या किया कि अपना स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे, ठीक है। देखिए, जो अगला राजा है तो विक्रमादित्य प्रथम। इसके पहले हम जान लेते हैं कौन कौन से राजा और थे जो अपने आप को स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे थे, ठीक है। देखिए, पुलकेशिन की पराजय मृत्यु के फलस्वरूप चालुक्य राज्य में पुनः अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्वतंत्र होने वाले में सर्वप्रथम उल्लेख जो होता है, लाट प्रदेश का एक सामंत शासक था विजयराज, ठीक है। विजयराज जो सर्वप्रथम जिसका उल्लेख मिलता है वह लाट प्रदेश का सामंत था विजयराज, ठीक है। उसने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। और ये विजयराज था, विजयराज को पुलकेशिन द्वारा ही लाट का शासक नियुक्त किया गया था, ठीक है। क्योंकि जो विजयराज का जो 643 ईस्वी का कैरा दान पत्र है उसमें ये उल्लेख किया गया है कि चालुक्य सम्राट का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, और ये जो कैरा दान पत्र है इसमें उसने कलचुरी संवत का प्रयोग किया है, ठीक है। इस प्रकार क्या हुआ कि यह जो विजयराज था वह सर्वप्रथम पुलकेशिन के पराजय के बाद या उसकी मृत्यु के बाद सर्वप्रथम इसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरा राजा था वह सेंद्रक का राजकुमार था, ठीक है। सेंद्रक का राजकुमार पृथ्वी वल्लभ निकुंभ भल्ल शक्ति ने भी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिया। पृथ्वी वल्लभ निकुंभ भल्ल शक्ति ने भी अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, ठीक है। सेंद्रक जो था कीर्तिवर्मा के समय से ही चालुक्यों के स्वामी भक्त थे, ठीक है। जो ये सेंद्रक शासक थे वो कीर्तिवर्मन के समय से ही चालुक्यों के अधीन शासन करते थे, ठीक है। किंतु बदलती हुई परिस्थिति का लाभ उन्होंने उठाया और पल्लवों का अधिकार बादामी पर पल्लवों का जब अधिकार हो गया तो इन लोगों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। और जो अब लाट शासक विजयराज के अलावा सेंद्रक शासक पृथ्वी वल्लभ निकुंभ बल शक्ति ने भी स्वतंत्रता घोषित कर दी। उधर विजयराज लाट का शासक जो था विजयराज ने भी घोषित कर दिया। इसके अलावा पुलकेशिन के दो पुत्र आदित्य वर्मा और चंद्रादित्य, याद रखिएगा, पुलकेशिन के दो पुत्र थे आदित्य वर्मा और चंद्रादित्य, और जो वायसराय के रूप में शासन कर रहे थे ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास इन लोगों ने किया, ठीक है। कौन स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास किया? आदित्य वर्मा और चंद्रादित्य। करलर से आदित्य वर्मा का लेख मिला है। कहाँ से मिला है? करलर से आदित्य वर्मा का लेख मिलता है जिसमें उसकी स्वतंत्र उपाधियां मिलती हैं, जिनमें उसकी उपाधियां क्या मिलती हैं? महाराजाधिराज परमेश्वर मिलता है, ठीक है। वह अपने को पुलकेशिन का प्रिय पुत्र कहता है। करलर से जो लेख मिला है उसमें वह कौन सी उपाधियां धारण करता है? महाराजाधिराज और परमेश्वर की उपाधियां धारण करता है, ठीक है। इसके अलावा वह अपने आप को क्या कहता है? पुलकेशिन का प्रिय पुत्र कहता है। पुलकेशिन का प्रिय पुत्र कहता है, और यह दावा करता है कि वह अपने बाहुबल से समस्त पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था। वह अपने बाहुबल से समस्त पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था। इसी प्रकार चंद्रादित्य के विषय में नेरूर दान पत्र में सूचना मिलती है कि इसमें उसे पृथ्वी वल्लभ तथा महाराज कहा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार देखते हैं, जब पुलकेशिन द्वितीय की पराजय होती है, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा पराजित होता है, जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके सामंत जो थे लाट प्रदेश का शासक विजयराज और सेंद्रक शासक पृथ्वी वल्लभ
पृथ्वी वल्लभ और उसके बाद उसके 2 पुत्र चंद्रादित्य और आदित्य वर्मा, इन दोनों ने क्या किया, एक स्वतंत्र राज्य बनाने का प्रयास किया। ठीक है, और ये स्थिति जो है कब तक बनी रही, यह अव्यवस्था स्थिति 642-43 से लेकर 655 ईस्वी तक बनी रही, लगभग 12-13 साल यह स्थिति जो अव्यवस्था की स्थिति थी वह बनी रही। फिर 655 ईस्वी में पुलकेशिन के एक शक्तिशाली पुत्र, कौन, पुलकेशिन के एक शक्तिशाली पुत्र थे विक्रमादित्य प्रथम। विक्रमादित्य प्रथम ने अपने नाना गंग नरेश दुर्विनीत की सहायता से अपने पैतृक राज्य पर पुनः अधिकार कर शांति और व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया, जिसको आज हमारा जो टॉपिक है विक्रमादित्य प्रथम वो पढ़ना है। और विक्रमादित्य प्रथम ने अपने नाना गंग नरेश दुर्विनीत की सहायता से क्या किया, अपने पैतृक राज्य पर पुनः अधिकार कर शांति और व्यवस्था स्थापित करने का सफल प्रयास किया था। ठीक है, और इसके अलावा फिर उसने क्या किया, देखिए, फिर उसने पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन को हराकर अपनी राजधानी से बाहर भगा दिया। कौन, ठीक है, विक्रमादित्य ने क्या किया, अपने जो पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन था उसको हराकर अपनी राजधानी से बाहर भगा दिया। ठीक है, इसके बाद उसने अपने विद्रोही भाइयों आदित्य वर्मा और विजय वर्मा और जो उसके सामंत थे उनको पराजित करके अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, विद्रोही भाइयों और सामंतों को अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, विक्रमादित्य की इस प्रारंभिक सफलता का संकेत उसके शासनकाल के तीसरे वर्ष के अंकित एक कर्नूल लेख में मिलता है। ठीक है, कर्नूल लेख मिलता है जिसमें उसकी इस सफलता का उल्लेख किया गया है। सफलता क्या थी, उसने अपने विद्रोही भाइयों तथा सामंतों को पराजित करके अपने नियंत्रण में ले लिया और पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन को हराकर अपनी राजधानी से बाहर भगा दिया था। ठीक है, देखिएगा कर्नूल लेख में क्या कहा गया है, कर्नूल लेख में कहा गया है कि उसने अपने पिता की उस राज्य लक्ष्मी को पुनः प्राप्त किया जिसे 3 राजाओं ने छिपा लिया था। ठीक है, उसने अपने पिता की राजलक्ष्मी को पुनः प्राप्त किया जिसे 3 राजाओं ने छिपा लिया था। और ये 3 राजा कौन कौन माना जाता है, आदित्य वर्मा माना जाता है, आदित्य वर्मा और चंद्रादित्य, सॉरी हम अभी विनयादित्य या कुछ ऐसे बोल दिए थे, आदित्य वर्मा और चंद्रादित्य माना जाता है। और तीसरा राजा कौन माना जाता है, नरसिंह वर्मन माना जाता है। ठीक है, जिसके कारण चालुक्य राज्य की स्थिति क्या हो गई थी, संकटग्रस्त हो गई थी। और यह भी बताया गया है उसने मंदिरों और ब्राह्मणों को पहले से मिले हुए दान, जिन्हें 3 राजाओं के समय निरस्त कर दिया गया था, पुनः प्रतिष्ठित किया गया और प्रत्येक जिले के राजाओं को पुनः अपने वंश लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया तथा परमेश्वर की उपाधि धारण किया। ठीक है, तो उसने आदित्य वर्मा, चंद्रादित्य और पल्लव नरसिंह वर्मन को पराजित करके अपनी जो चालुक्य की जो राज्य की जो चालुक्य राज्य था उसको पुनः एक तरह से संकट से उबारा या उसको निकाला। और वह उस मंदिर और ब्राह्मणों को जो पहले दान मिले हुए थे, इन 3 राजाओं के समय जो निरस्त कर दिए गए थे, उस दान को पुनः इसने बहाल किया। ठीक है, और बहाल करने के बाद इसने क्या किया, परमेश्वर की उपाधि धारण किया। ठीक है, यद्यपि उसकी विजयों का क्रमबद्ध विवरण तो नहीं मिलता है, लेकिन उसके लेखों की प्राप्ति स्थानों से स्पष्ट हो जाता है। उसने नेल्लोर, बेलारी, अनंतपुर, कडप्पा जिलों के ऊपर जो अराजकता के दौर में चालुक्य साम्राज्य से बाहर निकल गए थे, पुनः अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है, उसकी विजय का कोई हमको क्रमबद्ध विवरण नहीं मिलता है, जैसे पुलकेशिन द्वितीय का मिलता है येहोल अभिलेख में। ऐसा अभिलेख या ऐसा कोई साहित्यिक विवरण नहीं मिलता है जिसमें हम उसके कह सकें कि उसने कोई क्रमबद्ध कोई विजय किया हो। ठीक है, उसका कोई ऐसा विवरण क्रमबद्ध नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन तब भी ये कहा जाता है कि उसने बेलारी, अनंतपुर तथा कडप्पा जिलों के ऊपर जो अराजकता के दौर में चालुक्य साम्राज्य से बाहर निकल गए थे, पुनः अपने अधिकार में कर लिया। ठीक है, इन सभी स्थानों से विक्रमादित्य के लेख मिलते हैं। बेलारी, अनंतपुर, कडप्पा से जो है किसके अभिलेख मिलते हैं, विक्रमादित्य के लेख मिलते हैं। इस प्रकार वह संपूर्ण राज्य में एकता स्थापित करने के बाद उसने अपने आप को सम्राट घोषित किया।
संपूर्ण राज्य में क्या किया, उसने एकता स्थापित किया। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद अपने आप को सम्राट घोषित किया। और उसके इस कार्य में उसका जो एक छोटा भाई था जिसका नाम था जयसिंह वर्मन, जयसिंह वर्मन ने उसकी सहायता की तथा फिर इस कार्य में, और जयसिंह वर्मन को उसने क्या किया, उसे लाट प्रदेश यानी दक्षिणी गुजरात का वायसराय बना दिया। ठीक है। अब देखिए, अब अपनी जो आंतरिक स्थिति मजबूत करने के बाद जो जो राज्य उससे स्वतंत्र हो गए थे उनको अपने अधिकार में लिया, और अपने साम्राज्य को शक्तिशाली, अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के बाद उसने क्या किया, अब एक अपना अगला अभियान प्रारंभ करता है। और मैं जब पल्लव वंश या चालुक्य वंश पढ़ाना शुरू किए थे तभी हम बताए थे कि पल्लव चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था। किसके समय से, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के समय से और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के समय से जो है पल्लव चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था। तो ये संघर्ष आज भी जारी है, और इस विक्रमादित्य के समय में भी पल्लव जो चालुक्य संघर्ष था वह जारी रहा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। राजधानी में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर लेने के बाद विक्रमादित्य ने पल्लव राज्य पर आक्रमण किया। इस संघर्ष का विवरण कई लेखों में मिलता है। गुजरात के चालुक्य शासक धराश्रय जयसिंह वर्मन के नवसारी दानपत्र में कहा गया है कि विक्रमादित्य ने अपने पराक्रम से पल्लव राजवंश को जीता था। गुजरात का जो शासक था जयसिंह वर्मन, अभी हमने बताया जयसिंह वर्मन को विक्रमादित्य ने वहाँ का वायसराय नियुक्त किया था। उसी का एक लेख है नवसारी ताम्रपत्र। नवसारी ताम्रपत्र में उसने कहा विक्रमादित्य ने अपने पराक्रम से पल्लव राजवंश को जीता था। ठीक है। विक्रमादित्य की पल्लवों के ऊपर विजय का अपेक्षाकृत स्पष्ट विवरण उरेयूर विजय स्कंदावार से निर्गत किए गए गढ़वाल ताम्रपत्र से पता चलता है। ठीक है। जो पल्लव के ऊपर जो विजय हुआ उसमें गढ़वाल ताम्रपत्र से पता चलता है। ठीक है। उसमें 4 श्लोकों के अंतर्गत पल्लवों के विरुद्ध उसकी सफलता का उल्लेख मिलता है। देखिए 4 श्लोक हैं गढ़वाल ताम्रपत्र में, और इसमें उसकी सफलता का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि प्रथम श्लोक के अनुसार उसने नरसिंह को सेनाओं का मानमर्दन किया। उसने नरसिंह की सेनाओं का मानमर्दन किया, महेंद्र के शौर्य का विनाश किया, ईश्वर को अपने अधीन किया। प्रथम श्लोक में कहा गया है, जो गढ़वाल ताम्रपत्र है उसमें कहा गया है उसने नरसिंह की सेनाओं का मानमर्दन किया। नरसिंह कौन है, पल्लव शासक है। महेंद्र के शौर्य का विनाश किया, महेंद्र कौन है, पल्लव शासक है। तथा ईश्वर को अपने अधीन कर लिया। ईश्वर कौन है, ईश्वर जो है ये भी पल्लव शासक है। आगे हम देखते हैं। इससे सूचित होता है कि विक्रमादित्य का 3 पल्लव राजाओं, कितने, 3 पल्लव राजाओं नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्धन प्रथम के साथ संघर्ष हुआ था। विक्रमादित्य का 3 पल्लव राजाओं नरसिंह वर्मन प्रथम, याद रखिएगा, महेंद्र वर्मन द्वितीय और परमेश्वर वर्मन प्रथम के साथ संघर्ष हुआ। दूसरे श्लोक में कहा गया है, दूसरे श्लोक में कहा गया है कि लक्ष्मी के श्री वल्लभ के दक्षिण की देवी के बलपूर्वक ग्रहण कर, लक्ष्मी श्री वल्लभ ने दक्षिण की देवी के बलपूर्वक ग्रहण तथा कांची पर अधिकार करके अपना नाम और सार्थक कर लिया। दूसरे लेख में कहा गया उसने लक्ष्मी के श्री वल्लभ ने दक्षिण की देवी का बलपूर्वक, जो लक्ष्मी थी दक्षिण की, उसको बलपूर्वक ग्रहण कर लिया और कांची पर अधिकार करके अपना नाम और सार्थक कर दिया। यह नगरी देवी की मेखला के समान था। और तीसरे श्लोक में कहा गया है कि इस रणरसिक ने राजमल्ल की उपाधि उचित ही धारण की थी, क्योंकि उसने महामल्ल और नरसिंह वर्मन के वंश को समाप्त कर दिया था। ठीक है। तीसरे वंश में कहा गया है कि इस रणरसिक यानी विक्रमादित्य ने राजमल्ल की जो उपाधि धारण किया था उचित ही धारण किया था, क्योंकि उसने महामल्ल और नरसिंह वर्मन के वंश को समाप्त कर दिया। चौथे श्लोक में वर्णित है गढ़वाल ताम्रपत्र के कि उसने पारिखा और प्रकार से सुरक्षित और दुर्लभ कांची पर अपना अधिकार, कर लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रमादित्य को नरसिंह वर्मन के विरुद्ध सफलता मिली, और वह उस समय की जब वह राजा नहीं बना था।
राजा होने के बाद पल्लव राज्य पर उसका पहला आक्रमण महेंद्र वर्मन द्वितीय के काल में हुआ। ठीक है। अच्छा, ये विद्वान ये कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रमादित्य को जो नरसिंह वर्मन के विरुद्ध सफलता मिली थी वह राजा उस समय की जब वो राजा नहीं बना था। ठीक है। और जब वो पल्लव राजा बना तो पल्लव राजा बनने के बाद उसका पहला आक्रमण किसके साथ हुआ? महेंद्र वर्मन द्वितीय के काल में हुआ। ठीक है। उसने पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन द्वितीय के मैसूर में पराजित किया। पल्लव नरेश को कहाँ पराजित किया था? पल्लव नरेश को महेंद्र वर्मन द्वितीय को मैसूर में पराजित किया। इसके फलस्वरूप उसने पल्लव शासक की मृत्यु हो गई। फिर उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? उस परमेश्वर वर्मन हुआ। ठीक है। महेंद्र वर्मन को पराजित किया और उसकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन का कौन हुआ? परमेश्वर वर्मन हुआ। उसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में विक्रमादित्य ने पल्लव राज्य पे चढ़ाई की और विजय कर लिया। परमेश्वर वर्मन के जो प्रारंभिक वर्ष था उसमें विक्रमादित्य ने क्या किया कि पल्लव राज्य पे चढ़ाई की और उस पर विजय करता हुआ कांची के समीप पहुंच गया। गढ़वाल लेख से पता चलता है कि उसने चोलों के साथ पांड्यों तथा केरल के राजाओं को भी जीत लिया था। अच्छा, इसी गढ़वाल लेख में कहा गया है कि उसने चोलों को भी पराजित किया और पांड्य केरल राजाओं को जीत लिया। केंद्रुत ताम्रपत्र में कहा गया है कि विक्रमादित्य ने उसे कांचीपति का मस्तक अपने चरण कमलों में झुकाया। उसने कभी किसी के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाया था, जिसने कभी किसी के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाया था, और जो तीनों समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी का स्वामी था। केंद्रुत दानपत्र में कहा गया कि विक्रमादित्य ने उस कांचीपति का मस्तक, इस कांचीपति मतलब परमेश्वर वर्मन के मस्तक अपने चरण कमलों में झुकाया, जिसने कभी किसी के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाया था, और जो तीनों समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी का स्वामी था। ठीक है। और इसके अलावा उसने कांची के अलावा उसने चोल और केरल कलब आदि राजाओं का विजय किया। ठीक है। तो याद रखिएगा, नरसिंह वर्मन को के साथ उसका युद्ध हुआ, पल्लव शासक जो था, और उसके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय के साथ उसका युद्ध हुआ। फिर उसके साथ उसका किसके साथ युद्ध हुआ? परमेश्वर वर्मन प्रथम के साथ। विक्रमादित्य जो था 3 पल्लव राजाओं के साथ युद्ध करता है। ठीक है। और इसके साथ साथ वह पांड्य, चोल, केरल, कलब राजाओं को भी पराजित करता है। ठीक है। इस प्रकार जो है विक्रमादित्य ने कुछ समय के लिए जो पल्लव की राजधानी कांची के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था। पल्लव नरेश अपनी राजधानी छोड़कर भागा तथा विक्रमादित्य ने कावेरी नदी के तट तक उसका पीछा किया। ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं जो पल्लव शासक है, पल्लव शासक पराजित हो जाता है। पराजित होकर अपनी जो उसकी राजधानी थी कांची को छोड़कर वह भाग जाता है। ठीक है। और पल्लव नरेश ने अपनी राजधानी जब छोड़कर भाग जाता है, विक्रमादित्य ने पल्लव शासक का पीछा कहाँ तक करता है? कावेरी नदी तक करता है। ठीक है। और कांची के ऊपर चालुक्यों का थोड़े समय के लिए अधिकार हो जाता है। ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, जहां एक और चालुक्य लेख में विक्रमादित्य के कांची पर अधिकार का विवरण दिया गया है, वहीं दूसरी ओर पल्लव लेख परमेश्वर वर्मन की सेनाओं द्वारा विक्रमादित्य को पराजित किए जाने, उसकी राजधानी लूटे जाने का दावा करता है। ठीक है। तो एक और जो विक्रमादित्य का जो चालुक्य लेख है, यह कहता है कि विक्रमादित्य ने परमेश्वर वर्मन को पराजित किया और पराजित करके कांची पर अधिकार कर लिया कुछ समय के लिए। ठीक है। वहीं दूसरी ओर पल्लव लेख कहता है परमेश्वर वर्मन की सेना जो थी उसने विक्रमादित्य को क्या किया? पराजित किया, और पराजित करने के बाद उसने क्या किया? उसकी राजधानी को लूट लिया। लेकिन इसका बीच का रास्ता ये निकलता है, ये कहा जाता है कि हो सकता है प्रारंभिक युद्धों में परमेश्वर वर्मन पराजित हुआ हो। कब? प्रारंभिक युद्धों में परमेश्वर वर्मन पराजय उठानी पड़ी हो, किंतु वह निराश नहीं हुआ हो। राजधानी से बाहर रह करते हुए अपनी सैनिक शक्ति मजबूत की तथा चालुक्यों के विरुद्ध दो तरफा कार्रवाई की। ठीक है। जब कावेरी नदी, जब वह कांची छोड़ के भाग गया पल्लव नरेश परमेश्वर वर्मन, तो बाहर रहने के बाद ऐसा नहीं है कि वह आराम करने लगा, सोने लगा कि नहीं चलो अब हार गए हैं, लेकिन वह अपनी तैयारी को जारी रखा, अपने आप को मजबूत बनाया, अपनी हार का मूल्यांकन किया। मूल्यांकन करने के बाद उसने क्या किया कि फिर एक बार विक्रमादित्य से युद्ध करने के लिए उपस्थित हुआ। ठीक है। और इस बार उसने क्या किया? विक्रमादित्य का ध्यान हटाने के उद्देश्य से उसने एक सेना उसकी राजधानी वातापी पर आक्रमण करने के लिए भेजा।
विक्रमादित्य था वो तो कांची में था, और उसका ध्यान हटाने के लिए जो परमेश्वर वर्मन था उसने एक सेना उसकी राजधानी जो वातापी पर आक्रमण किया। किसकी? विक्रमादित्य की। इस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सिरितोंडोर कर रहा था। कौन कर रहा था? सिरितोंडर ने किया। और पल्लव सेना ने वातापी नगर में अव्यवस्था फैला दी। यद्यपि विक्रमादित्य के पुत्र विनयादित्य पौत्र विजयादित्य अपनी राजधानी बचाने में सफल हुए, तथापि पल्लव सैनिक अपने साथ लूट का बहुत धन लेकर लौटे। ठीक है। परमेश्वर वर्मन ने क्या किया कि विक्रमादित्य का ध्यान भटकाने के लिए उसने विक्रमादित्य के राजधानी वातापी पर आक्रमण कर दिया। किसके नेतृत्व में? सिरितोंडर के नेतृत्व में। और सिरितोंडर ने वहां अव्यवस्था फैला दिया और उसके धन को लूट लिया, लेकिन वहां पर अधिकार नहीं कर सके, क्योंकि विक्रमादित्य के दो पुत्र थे, विनयादित्य और विजयादित्य। पुत्र और पौत्र विजयादित्य ने अपनी राजधानी को बचाने में सफल हुए, और लेकिन पल्लव सैनिकों के हाथ ढेर सारा धन प्राप्त हुआ। ठीक है। इधर परमेश्वर वर्मन ने भी विक्रमादित्य को पेरुवलनल्लूर में पराजित कर दिया। कौन? परमेश्वर वर्मन ने विक्रमादित्य को पेरुवलनल्लूर में पराजित कर दिया। पल्लव लेख उसकी सफलता का उल्लेख करते हैं। कूरम दान पत्र के अनुसार उसने परमेश्वर वर्मा ने विक्रमादित्य को, जिसके साथ लाखों सैनिक थे, मात्र अकेले एक जर्जर वस्त्र पहने युद्ध क्षेत्र में भागने को विवश कर दिया। कूरम दान पत्र है, उसमें कहा गया कि परमेश्वर वर्मन ने विक्रमादित्य को, जिसके साथ लाखों सैनिक थे, मात्र अकेले एक जर्जर वस्त्र पहने युद्ध क्षेत्र से भागने को विवश कर दिया। यानी परमेश्वर वर्मन ने विक्रमादित्य के साथ युद्ध किया, और उसकी सेना, जो विक्रमादित्य की सेना थी लाखों में थी, तब भी वह विक्रमादित्य वहां से भाग खड़ा हुआ। ठीक है। उत्तरकालीन जो लेख है उसमें परमेश्वर वर्मा की विक्रमादित्य के विरुद्ध सफलता, वातापी की लूटे जाने का विवरण दिया गया है। लेख के अतिरिक्त 12वीं शताब्दी का एक तमिल रचना है, याद रखिएगा, पेरी पुराणम। 12वीं शताब्दी का एक तमिल रचना है पेरी पुराणम में पल्लव सेना द्वारा वातापी पर किए गए आक्रमण, उसकी लूट का उल्लेख करता है। कौन? एक रचना है पेरी पुराणम, यह रचना है 12वीं शताब्दी का। इसने वातापी पे किए गए आक्रमण, उसकी लूट का उल्लेख करता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि परमेश्वर वर्मन की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई से विक्रमादित्य की स्थिति संकटपूर्ण हो गई। वह पल्लव राज्य को छोड़कर अपनी राजधानी वातापी वापस लौटने के लिए बाध्य हुआ, और इस पल्लव चालुक्य संघर्ष में किसी पक्ष को कोई लाभ नहीं हुआ। यद्यपि विक्रमादित्य तमिल प्रदेश पर अधिकार करने में असफल रहा, तो परमेश्वर वर्मा को भी वातापी में कोई सफलता नहीं पाई। इसके पश्चात लगभग 50 वर्षों तक पल्लव चालुक्य संघर्ष रुका रहा। इसके बाद 50 वर्ष तक पल्लव चालुक्य संघर्ष नहीं हुआ। ठीक है। यानी हम प्रारंभ में कहे कि प्रारंभ में जो चालुक्य शासक विक्रमादित्य है उसको पल्लवों के विरुद्ध सफलता मिली, लेकिन अंत में क्या हुआ कि परमेश्वर वर्मन ने भी वातापी पर आक्रमण किया, लूटा, और परमेश्वर वर्मन विक्रमादित्य को भी भागने के लिए बाध्य किया। यानी कुल मिला जुला कहा जा सकता है कि इसमें न विक्रमादित्य को कोई लाभ हुआ और न आपके परमेश्वर वर्मन को कोई लाभ हुआ। ठीक है। दोनों अपने अपने स्थान पे बने रहे, और न उसको कोई न वह किसी क्षेत्र को जीत सका, न यह उसके किसी क्षेत्र को जीत सका। ठीक है। और अच्छा, इस प्रकार अब हम देख लेते हैं विक्रमादित्य जो था एक शक्तिशाली राजा था। उसे लेखों में कहा गया है, लेखों में उसे महाराजाधिराज, सत्याश्रय, परमेश्वर, श्री पृथ्वीवल्लभ, अनिवारित, राजमल जैसी उपाधियां प्रदान की गई हैं, और जिससे इन उपाधियों से ये लगता है कि उसकी महानता सूचित होती है, एक महान राजा था। ठीक है। देखिए, विक्रमादित्य के बाद जो दूसरा राजा हुआ कौन हुआ? विनयादित्य हुआ। ठीक है। विनयादित्य लगभग 681 से लेकर 696 तक शासन किया था। उसने महाराजाधिराज और परमेश्वर, भट्टारक, राजसराय, युद्धमल जैसी उच्च सम्मानपूर्वक उपाधियां धारण किया था। उसके जो लेख मिलते हैं उससे सूचित होता है उसके राज्य में शांति और समृद्धि थी। वह प्रशासन में विविध समस्याओं में व्यक्तिगत रुचि लेता था, और चालुक्य लेख में उसे पल्लव
कलब्र, केरल, हैय, मालव, चोल, पांड आदि राजाओं को पराजित करने का श्रेय प्रदान किया गया है। विनयादित्य के पुत्र जो विजयादित्य का एक रायगढ़ लेख है ताम्रलेख, उसमें उसके उत्तरी अभियानों का विवरण दिया गया है। ठीक है, रायगढ़ में कहा गया है उसने उत्तर में अभियान किया था। और विनयादित्य ने कावेर, पारसिक, सिंहल आदि द्वीपों के शासकों से कर प्राप्त किया था। यह भी बताया कि उसने उत्तर भारत के सभी शत्रुओं को परास्त कर पालीध्वज तथा सर्वोच्च प्रभुसत्ता के प्रतीक प्राप्त किए थे, परंतु ये विवरण नितांत अतिरंजित प्रतीत होते हैं। और यह भी कहा जाता है कि उसने शकलोत्तर पथनाथ समस्त उत्तरी भारत के स्वामी को पराजित करने का भी दावा करता है, परंतु इस शासक का नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ विद्वान इस शकलोत्तर पथनाथ से कुछ विद्वान यह तात्पर्य लगाते हैं कि मालवा का कोई राजा वज्रट था। राष्ट्रकूश वंश के प्रारंभिक लेखों में यह कहा गया है कि चालुक्यों ने किसी वज्रट नामक राजा को पराजित किया था, किंतु इस विषय में हम निश्चित रूप से कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, देखिए विजयादित्य के बाद जो शासक हुआ कौन हुआ? विनयादित्य हुआ। ठीक है, विनयादित्य जो था विनयादित्य के बाद जो उसका शासक हुआ कौन हुआ? विजयादित्य। विजयादित्य जो था वह विनयादित्य का पुत्र था। विनयादित्य की मृत्यु के बाद जो है विजयादित्य शासक बनता है। वह अपने पिता के काल में कई युद्धों में भाग लिया था। वह रायगढ़ लेख में कहा गया है उसने अपने शत्रुओं को युद्ध में पराजित किया। अपने पिता को गंगा यमुना की मूर्तियों, पालीध्वज, ढक्का, पंचमहाशब्द, पदम, रागमणि, मस्त हाथी भेंट किए थे। ठीक है, जो रायगढ़ लेख है विजयादित्य का उसमें कहा गया है उसने अपने शत्रुओं को युद्ध में पराजित किया और अपने पिता को गंगा यमुना की मूर्तियाँ, पालीध्वज, ढक्का माने ढोल, पंचमहाशब्द, पदम, रागमणि, मस्त हाथी भेंट किए। उसके संबंध में एक अन्य वृत्तांत भी यह मिलता है कि वह एक बार शत्रुओं ने उसे पकड़ लिया था तथा अपने साथ उठा ले गए थे। एक बार उसके शत्रुओं ने उसे पकड़ लिया था, अपने साथ उठा ले गए, किंतु वसराज के समान बिना किसी बाहरी सहायता से वह वस्तुओं के चंगुल से भाग निकला। उसने अपने बाहुबल से जनता के बीच फैली हुई अराजकता का अंत कर दिया। ठीक है, वह उसको जब शत्रु ने पकड़ लिया तो अपने बुद्धि और बल की सहायता से वह वहाँ से भाग निकलता है और जो जनता में फैली हुई अराजकता थी, अव्यवस्था थी, उसका वह अंत कर देता है। यह निश्चित रूप से कह सकना कठिन है कि वह किसने उसको बंदी बनाया था। ठीक है, और इस कथानक से स्पष्ट है कि विजयादित्य ने अपने साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित की। उसका दीर्घकालीन शासन शांतिपूर्ण तथा समृद्धिशाली रहा। वह प्रशासनिक कार्यों में इसे अपने पुत्र विक्रमादित्य द्वितीय से पर्याप्त सहायता मिली। विजयादित्य ने 35वें राज्य वर्ष का एक प्रस्तर लेख मिलता है, उलचल से मिला है। उसके विजयादित्य के शासनकाल के 35वें वर्ष में एक प्रस्तर लेख उलचल से मिलता है, जिसमें सूचित होता है उसने अपने पुत्र विक्रमादित्य को कांची के पल्लवों के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा था। ठीक है, विक्रमादित्य को कांची के पल्लवों के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा था। उसने पल्लव नरेश परमेश्वर वर्मा द्वितीय को पराजित कर उसे कर देने के लिए मजबूर कर दिया था। ठीक है, इस प्रकार विजयादित्य योग्य एवं शक्तिशाली राजा था। वातापी के चालुक्य वंश में उसका शासन सबसे दीर्घकालीन रहा। ठीक है, सबसे दीर्घकालीन शासन जो विजयादित्य है उसका शासन सबसे दीर्घकालीन रहा, यानी लंबे समय तक वह शासन करता रहा। उसने सत्याश्रय, श्री पृथ्वीवल्लभ, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक आदि उपाधियां धारण की। उसके उत्तराधिकारियों के लेखों में उसकी उपाधि समस्त भुवनाश्रय की मिलती है। वह एक महान निर्माता था। उसके समय में पट्टडकल के विशाल शिव मंदिर का निर्माण किया, याद रखिएगा। उसके समय में पट्टडकल के विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। किसके समय में? विजयादित्य के समय में पट्टडकल का विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों आज यहीं तक, फिर हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। और हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके शेयर करिए। थैंक यू।